इस सत्र में हम न्यूरल नेटवर्क में एक काफी व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली अवधारणा पर चर्चा करेंगे, जिसे ट्रांसफर लर्निंग कहा जाता है। रूसी में इसे ट्रांसफर लर्निंग के रूप में ही अनुवादित किया जाता है, लेकिन मेरी राय में इस शब्द का अनुवाद लर्निंग का ट्रांसफर के रूप में करना अधिक सटीक होगा। यहाँ बात किस बारे में है? शुरुआत में यह विचार प्रस्तुत किया गया था कि यदि एक प्रशिक्षित गहरी न्यूरल नेटवर्क जैसे कि VGG16 या VGG90 या रेसनेट की किसी भी नेटवर्क को लिया जाए, तो इसे समान कार्यों को हल करने के लिए अपेक्षाकृत आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए VGG नेटवर्क आउटपुट में 1000 वर्ग देता है, जबकि वर्तमान कार्य को हल करने के लिए उदाहरण के लिए केवल 10 वर्गों की आवश्यकता होती है। तो फिर क्यों न बस फुली कनेक्टेड लेयर्स को ऐसे समकक्ष में बदल दें जो आउटपुट में 1000 के बजाय 10 मान बनाएंगे। बिल्कुल, नए बदले हुए लेयर्स अनट्रेंड होंगे, यानी उनके पास यादृच्छिक वेट्स होंगे, जबकि बाकी के लेयर्स अभी भी छवियों से फीचर्स निकालते रहेंगे। इसका परिणाम यह है कि केवल नए जोड़े गए लेयर्स को ही फिर से प्रशिक्षित करना होता है। यही ट्रांसफर लर्निंग का विचार है। इस परिणाम स्वरूप नेटवर्क जो पहले 1000 वर्गों का आउटपुट देता था, अब नए, उदाहरण के लिए 10 वर्गों का आउटपुट देगा। इस दृष्टिकोण में वास्तव में समझदारी के आधार हैं। विशेष रूप से गहरे न्यूरल नेटवर्क में कॉन्वोल्यूशन लेयर्स के व्यवहार का अध्ययन करते समय यह देखा गया कि वे उन छवियों पर विशिष्ट वस्तुओं को पहचानते हैं जिन पर उन्हें प्रशिक्षित किया गया था। और अगर हम छवियों पर उन वस्तुओं को प्रोसेस करने जा रहे हैं जिन पर नेटवर्क पहले से ही प्रशिक्षित है, तो क्यों न बस इन अंतिम आउटपुट लेयर्स को बदल दें और उनके इनपुट पर इन अधिक सामान्य फीचर्स को दें। तो मूल रूप से गहरी न्यूरल नेटवर्क के पहले लेयर्स में इनपुट छवि के लिए कुछ सामान्य विशेषताएं बनाई जाती हैं, जिनके आधार पर आउटपुट लेयर्स अंतिम मान यानी वर्गों की गणना करते हैं। इस मामले में विशेषताओं को बिना बदले रखना और केवल आउटपुट लेयर्स को आवश्यक अंतिम परिणामों के निर्माण के लिए प्रशिक्षित करना पूरी तरह से समझदारी है। यह ट्रांसफर लर्निंग का विचार है। और एक उदाहरण के रूप में हम इसे RSNet 50 मॉडल के लिए लागू करेंगे, जिसे हम 10 विभिन्न कुत्तों की रंगीन छवियों की वर्गीकरण के लिए फिर से प्रशिक्षित करेंगे। ताकि हम इस प्रशिक्षण सेट के साथ काम कर सकें, इसे पहले से तैयार किया गया है और इसकी निम्नलिखित मानक संरचना है। और यहाँ हमारे पास एक सामान्य कैटलॉग डेटा सेट डॉक्स है, फिर इसके पास एक प्रशिक्षण सेट और एक परीक्षण सेट के लिए दो उप कैटलॉग हैं। प्रशिक्षण सेट में 1602 रंगीन छवियां हैं, जबकि परीक्षण सेट में 317 छवियां हैं। और इसके अलावा एक ऐसा फाइल है JSON प्रारूप में जो कैटलॉग और संबंधित वर्ग लेबल को शामिल करता है। तो हमारे पास प्रत्येक कैटलॉग, ट्रेन और टेस्ट में ये निर्दिष्ट उप कैटलॉग होंगे और उनमें विभिन्न नस्लों के कुत्तों की छवियां होंगी। हम इस प्रकार के चयन के साथ पहले ही कई बार काम कर चुके हैं। इसलिए मैं प्रोग्राम में तुरंत एक क्लास घोषित करूंगा जो इस चयन को प्रोसेस और प्रस्तुत करेगा। तो यह डेटासेट क्लास है जो टच द्वारा मानक बेस क्लास डेटासेट फ्रेमवर्क से विरासत में मिली है। इसका नाम सा होगा कुत्तों का डेटासेट। इसीलिए यहाँ हमारे पास पहले एक इनिशियलाइजर है। हम इसे एक पथ देते हैं, यानी इस मूल फोल्डर को जो इस पूरे चयन को संग्रहीत और प्रस्तुत करता है। इसके बाद यह फ्लैग है कि हम यहाँ किस विशेष उप कैटलॉग को लेंगे, या तो परीक्षण सेट या प्रशिक्षण सेट, डिफ़ॉल्ट रूप से प्रशिक्षण सेट, और वह ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम लोड की जाने वाली छवियों पर लागू करेंगे। इसके बाद यहाँ इस विशेष उप कैटलॉग का पथ बनाया जाता है, या तो परीक्षण सेट या प्रशिक्षण सेट, और फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन को सहेजते हैं। आगे जब हम इस फाइल को खोलते हैं जो JSON प्रारूप में है, अगर हम परीक्षण सेट या प्रशिक्षण सेट को खोलते हैं तो ये फाइल यहाँ मौजूद है। ये हमारे पास JSON प्रारूप में प्रस्तुत है और इसमें कैटलॉग के नाम और वर्ग लेबल शामिल हैं। इसलिए जब हम इस फाइल को लोड करते हैं तो हम इसके व्याख्या के लिए JSON लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं। तो प्रारूप पहले से ही एक शब्दकोश का प्रतिनिधित्व करेगा, जहां हमारे पास इन कैटलॉग के नाम कुंजी के रूप में होंगे और वर्ग लेबल मान के रूप में होंगे। आगे सहायक परिवर्तन। लेंस यह प्रशिक्षण सेट का सामान्य आकार है। फाइलें ये छवियों की फाइलें हैं जो हमारे प्रशिक्षण सेट में क्रम से हैं। तो लक्ष्यमान है। चूंकि हम 10 वर्ग 10 नस्लों के कुत्ते प्रदान करने जा रहे हैं, तो हमारे लक्षित मान इस तरह की एकल मैट्रिक्स के रूप में बनते हैं, यानी वन हॉट वेक्टर के रूप में। उदाहरण के लिए पहले वर्ग के लिए हमारे पास एक शुरुआत में एक होगा, उसके बाद 10 शून्य होंगे और इसी तरह। दूसरे वर्ग के लिए हमारे पास एक दूसरे स्थान पर होगा, तीसरे के लिए तीसरे पर, और इसी तरह। तो इस तरह हमारे लक्षित मान बनते हैं।
तो यहाँ हम इन सभी उपनिर्देशिकाओं को पार करते हैं और इसके अनुसार हम इस फाइल की सूची बनाते हैं, जो छवि फाइल के पथ और लक्षित मान के टुपल को संग्रहित करेगी। यहाँ लक्षित मान एक सामान्य संख्या 0, 1, 2, 3 आदि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर हम इसे इस वन हॉट वेक्टर में परिवर्तित करेंगे, टारगेट्स संग्रह का उपयोग करके। आगे हमारे पास दो जादुई विधियां होनी चाहिए, गेट आइटम और लर्न। गेट आइटम प्रशिक्षण सेट का एक विशिष्ट उदाहरण लौटाता है। ये बहुत सरलता से किया जाता है, हमने ये कई बार किया है। यहाँ हम फाइल का पथ प्राप्त करते हैं, फिर छवि फाइल के लिए लक्षित मान। हम लक्षित मान को वन हॉट वेक्टर में परिवर्तित करते हैं और इसके अनुसार इस छवि को लोड करते हैं। हम लोड की गई छवि पर रूपांतरण लागू करते हैं, यदि यह यहाँ हमारे पास दिया गया था तो। इसके अनुसार हम छवि को टेंसर के रूप में परिवर्तित करके लौटाते हैं, और यह वन हॉट वेक्टर भी। और दूसरा जादुई तरीका बस प्रशिक्षण सेट का आकार लौटाता है। सब कुछ काफी सरल है, और जैसा कि मैंने पहले कहा, हम ये कई बार कर चुके हैं। मैंने बस वही दोहराया जो यहाँ हो रहा है। आगे चूंकि हम RSNet 50 नेटवर्क का उपयोग करने जा रहे हैं, और वह भी प्रशिक्षित वेट्स के साथ, तो हम इस डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे जो इन प्रशिक्षित वेट्स को रखता है। और इसके अलावा इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम उन छवियों के लिए मानक रूपांतरण प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें हम इस नेटवर्क में इनपुट देंगे। तो अब हम मॉडल को निर्धारित करेंगे। तो यहाँ हम वेट्स को निर्दिष्ट करते हैं क्योंकि हमारी मॉडल प्रशिक्षित होगी, और हम ग्रेडियंट्स को बंद कर देते हैं क्योंकि हम इस मॉडल को प्रशिक्षित ही करने जा रहे हैं। हम मानक मॉडल को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, हम पहले से प्रशिक्षित संस्करण का उपयोग करेंगे। इसलिए हम यहाँ मानक परतों के लिए ग्रेडियंट्स को बंद कर देते हैं, और हमें अंतिम पूर्ण रूप से जुड़े परत को बदलने की आवश्यकता है और इसे इस तरह से बनाना है कि यह प्रशिक्षित हो सके। यह कैसे किया जाए? देखिए, यह मॉडल स्नेट 50 में एक ऐसा गुण है जिसे FC कहा जाता है। यह गुण अंतिम पूर्ण रूप से जुड़े परत को संदर्भित करता है, जो 1000 वर्गों को आउटपुट करता है। हमें इसे इस तरह बदलने की आवश्यकता है कि यह 10 वर्गों को आउटपुट करे। बाकी सब कुछ बिना बदलाव के छोड़ देंगे। इसलिए यहाँ नीचे हम आपके साथ दो ऐसी पंक्तियां लिखेंगे। यह पुराने रैखिक परत को नए अपने खुद के परत से बदलता है। इसका इनपुट आकार बिल्कुल वही 512x4 है और आउटपुट केवल 10 वर्गों का है, और इसमें हम 10 वर्गों को शामिल करेंगे। और इस दौरान हम ग्रेडियंट्स को चालू करेंगे। इसके लिए हम इस पर हस्ताक्षर करेंगे। पूर्ण रूप से जुड़े परत। अंत में इस मॉडल में हमारे पास संकुचित परतों के लिए ग्रेडियंट्स बंद होंगे और इस अंतिम रैखिक परत के लिए ग्रेडियंट्स चालू होंगे। इसी अंतिम परत को हम प्रशिक्षित करेंगे। अगले चरण में हम इस डॉग डेटा सेट ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, जो प्रशिक्षण डेटा सेट के साथ काम करने के लिए है, और इसके साथ ही डेटा लोडर ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे। अब हम न्यूरल नेटवर्क के लिए ऑप्टिमाइजर सेट करेंगे, हानि फंक्शन, क्रॉस एंट्रोपी, फिर युगों की संख्या, और मॉडल को प्रशिक्षण मोड में बदल देंगे। इसके बाद हम मुख्य प्रशिक्षण लूप को लिख सकते हैं। हमने यह भी कई बार किया है, इसलिए मैं इसे तुरंत बताता हूँ। हम युगों के लिए एक लूप बना रहे हैं। यहाँ हानि फंक्शन के औसत मान की गणना के लिए दो सहायक चर हैं। तो आगे हम इस सहायक ऑब्जेक्ट TQDM की मदद से प्रशिक्षण डेटा सेट के माध्यम से चलते हैं, ताकि हम दृश्य रूप से देख सकें कि यह प्रशिक्षण प्रक्रिया कैसे चल रही है। इसके बाद हम मॉडल के माध्यम से उस बैच को पास करते हैं जिसे हम यहाँ प्राप्त करते हैं, हानि फंक्शन की गणना करते हैं, एक ग्रेडियंट स्प्रिंग का एक कदम उठाते हैं, यानी हम अंतिम रैखिक परत के लिए इन वेट्स को बदलते हैं, और फिर हम हानि फंक्शन का औसत मान निकालते हैं और वर्तमान जानकारी को स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं। जब हमारा मॉडल प्रशिक्षित हो जाएगा तो हम इसे सहेजेंगे और फिर परीक्षण सेट पर इसका परीक्षण करेंगे। तो ये भी एक स्पष्ट तरीके से किया जाता है। हम यहाँ इस परीक्षण सेट को सहायक चर के साथ ले रहे हैं। Q ये हानियों का औसत मान है, P ये कुत्तों की नस्लों के लिए सही भविष्यवाणियों का अनुपात है। फिर हम मॉडल को संचालन मोड में बदलते हैं। फिर हम सब कुछ इस परीक्षण सेट के माध्यम से चलाते हैं। आखिर में हम औसत हानियों और सही वर्गीकरण के अनुपात का मान निकालते हैं। आइए इस प्रोग्राम को चलाते हैं, देखते हैं कि हमें आखिरकार क्या परिणाम मिलता है। शिक्षण प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमें 3 युगों का इंतजार करना होगा, और फिर हम परीक्षण सेट पर देखेंगे कि यह न्यूरल नेटवर्क कितनी अच्छी तरह से प्रशिक्षित हुआ है। प्रशिक्षण समाप्त हो गया। अब प्रशिक्षित न्यूरल नेटवर्क का परीक्षण हो रहा है, और हम परिणाम देखते हैं। 33% सही वर्गीकरण। और वास्तव में यह इस अंतिम एक रैखिक परत के प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल किया गया। इसके परिणाम स्वरूप ट्रांसफर लर्निंग के विचार के कारण हमने कुत्तों की नस्लों की पहचान के लिए अपनी विशेष समस्या को हल करने के लिए मानक ResNet 50 नेटवर्क को फिर से तैयार किया। और जैसा कि हम देख सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क ने इसे पूरी तरह से सफलतापूर्वक संभाल लिया।
बिल्कुल, हम इस 10-10% के मान को बढ़ा सकते हैं अगर हम प्रशिक्षण को जारी रखें और 3 युगों के बजाय कम से कम 10 युग करें। मैंने इसे शैक्षिक परियोजना के तहत नहीं किया क्योंकि इंतजार करना लंबा है। लेकिन आप युगों की संख्या बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका वर्गीकरण की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ एक नहीं बल्कि कई रैखिक परतें जोड़ना भी संभव है, और यह भी संभवतः इस संशोधित न्यूरल नेटवर्क के माध्यम से कुत्तों की नस्लों की वर्गीकरण की गुणवत्ता को बढ़ाएगा। तो यहाँ कई प्रकार के विकल्प हो सकते हैं, और जो मैंने यहाँ शैक्षिक परियोजना में प्रस्तुत किया है यह केवल एक विकल्प है। तो इस तरह से ट्रांसफर लर्निंग का विचार सामान्यतः दिखता है, जिसे पूरी तरह से व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है।